आर्यभट्ट सैटेलाइट का नाम इन 3 नामों में से लिया गया था, जवाहर, मैत्री और आर्यभट्ट। आर्यभट्ट मिशन को लॉन्च करने के लिए यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की हेल्प ली गई थी। इसरो ने इस मिशन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकाला गया, आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। क्या प्रॉब्लम्स आई आर्यभट्ट स्पेस मिशन में। 1972 अभी भारत की आजादी को केवल 25 साल ही हुए थे और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो अभी 3 साल पुराना था। दुनिया का कोई देश ये सोच भी नहीं सकता था कि भारत जैसा देश अपनी खुद की सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के बारे में सोच भी सकता है, पर भारत के वैज्ञानिकों ने ये मान लिया था कि वे ये करके ही दिखाएंगे। हमारे भारत देश की यही तो बात है जो दूसरे देशों से अलग बनाती है। लेकिन इसरो के पास उस समय ना इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही पर्याप्त पैसा, और फिर सैटेलाइट बना भी लिया तो हमारे पास उसे स्पेस में लॉन्च करने के लिए रॉकेट कहां से आएगा। उस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी कि हम रॉकेट भी बना ले। इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं विक्रम साराभाई, जो उस समय के इसरो के चेयरमैन थे। उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या निकाला गया, अब ये सवाल लेकर जब विक्रम साराभाई इंडियन गवर्नमेंट के पास जाते हैं और अपनी पूरी परेशानियों को उनके सामने रखते हैं तो इसका रास्ता निकाला जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा सैटेलाइट बनाने के लिए पर्याप्त फंड्स इसरो को प्रोवाइड करवाया जाता है और सैटेलाइट के लॉन्च के लिए सोवियत यूनियन से मदद मांगी जाती है। और उस समय इतनी प्रॉब्लम थी कि सैटेलाइट से आने वाला डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा रिसीविंग सेंटर बेंगलुरु में स्थित टॉयलेट को कन्वर्ट करके बनाया गया था। ये तो उस समय की बात है जब ऑलमोस्ट आर्यभट्ट सैटेलाइट बनकर तैयार हो चुका था। अभी तो हमें बहुत से चीजों के बारे में जाननी है। हमारे भारत और यूएसएसआर के बीच एग्रीमेंट। तो हाँ, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी तो सोवियत यूनियन ने एक समझौता रखा कि वो अगले 2 से 3 सालों में बनाई भारत के सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करेगा और इसके बदले में भारत अपने बंदरगाहों से सोवियत यूनियन को अपने शिप्स की ट्रैकिंग करने की परमिशन देगा। तो 1972 में इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके एग्रीमेंट पर साइन किया गया। और बता दें, इस एग्रीमेंट के सक्सेसफुल होने के पीछे इसरो के एक साइंटिस्ट यूआर रॉय का एक इम्पोर्टेंस रोल था और आगे चल के ये इसरो के चेयरमैन भी चुने गए थे और ये नासा के 1-2 प्रोग्राम में उनके साथ काम भी किया था। खैर, जब पूरी जरूरतों को पूरा करने के बाद अब बारी थी काम को स्टार्ट करने की। 200 भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत। इस एग्रीमेंट के कुछ दिनों बाद ही 200 भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने बेंगलुरु के पास स्थित एक पेन्या नाम के गांव से अपने काम को करना शुरू कर दिया। इसरो के पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड फैसिलिटीज थी, उन्होंने उसका पूरी तरह से यूज करते हुए अपनी कड़ी मेहनत और टीम वर्क की बदौलत केवल 3 सालों के अंदर ही भारत की अपनी पहली सैटेलाइट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। साल 1975 में अप्रैल का महीना आते आते सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुकी थी और बाद में चल के इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई, जिसे वक्त रहते सही भी कर दिया गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आर्यभट्ट के नामकरण की कहानी। अलग अलग लोगों ने इस सैटेलाइट के लिए अलग अलग नाम के सुझाव दिए थे, जिसमें से पहला मैत्री था जिसका अर्थ है मित्रता, और दूसरा जवाहर था जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और लास्ट आर्यभट्ट। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनमें से आर्यभट्ट नाम को चुना। ये नाम इस सैटेलाइट को भारत के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के सम्मान में दिया गया था। आर्यभट्ट की उड़ान भरने की कहानी। अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन के अस्त्रकान ओब्लास्ट के कपुस्तिन यार लॉन्चिंग साइट से इसरो के बनाई आर्यभट्ट सैटेलाइट को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से सक्सेसफुली स्पेस में भेज दिया गया। आपको बता दें, लॉन्च के दौरान इस सैटेलाइट का वेट 360 किलोग्राम था। मोटिव ऑफ आर्यभट्ट सैटेलाइट। आपको जानकर ये गर्व होगा कि दूसरी स्पेस एजेंसी जैसे ना करके इसरो आर्यभट्ट के थ्रू अपने सैटेलाइट को लॉन्च करके दुनिया के सामने दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रखे थे। वो ऑब्जेक्टिव्स एक्स-रे, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक और सोलर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना था और पृथ्वी के आइनोस्फीयर में सोलर न्यूट्रॉन्स और गामा रेज के प्रेजेंस और नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशन करना था। और आपको बता दें, इस मिशन में करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और आर्यभट्ट सैटेलाइट
को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में भेजा गया था। इस सैटेलाइट का रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन रेट 256 बिट्स पर सेकंड था, जो अपने आप में सराहनीय था। आर्यभट्ट सैटेलाइट्स की लास्ट जर्नी। आर्यभट्ट स्पेस मिशन की ड्यूरेशन जो थी वो 6 महीने रखी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली अपने सक्सेसफुल लॉन्च से सिर्फ 5 दिन बाद ही आर्यभट्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम सा आ गया और उससे डेटा रिसीव होना बंद हो गया। पर उस समय तक साइंटिस्ट काफी कुछ यूजफुल डेटा को कलेक्ट कर चुके थे। इसका ये अर्थ है कि ये इसरो का फेलियर नहीं था। आपको बता दें, इस सैटेलाइट से लास्ट सिग्नल मार्च 1981 को रिसीव हुआ था। इट मींस इसका मेन फ्रेम करीब 5 साल और 11 महीने तक एक्टिव रहा था। सम फैक्ट्स। आर्यभट्ट सैटेलाइट को हमेशा याद रखने के लिए इसके इमेज को साल 1976 से 1969 के बीच प्रिंट हुए 2 रुपए नोट्स पर भी देखा जा सकता है। भारत सरकार ने अपने स्टैम्प्स में भी इसे जगह दी थी। साल 1984 में सोवियत यूनियन के द्वारा पब्लिश किए गई पोस्टल स्टैम्प में आप भारत की आर्यभट्ट स्पेस, आर्यभट्ट भास्करा 1 और भास्करा 2 सैटेलाइट्स को भी देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, जिसे हम आज इसरो के नाम से जानते हैं, उसे उस समय इनको स्पार्क के नाम से जाना जाता था। तो आप सोच रहे होंगे इनके नाम को क्यों चेंज किया गया, तो ये वीडियो जाकर देखें।